नेक्स्ट डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हम खूब यूज भी करेंगे। सी लैंग्वेज में आपको अगर मैं कहूं मुझे फॉर लूप बना के दिखाइए, एक फॉर लूप चला के दिखाइए जो 1 से लेके 10 तक की सीरीज प्रिंट करे, तो सी में आप फॉर लूप कुछ ऐसे चलाएंगे ना, इंटीजर आई फॉर आई इक्वल टू 1 सेमी कोलन आई लेस देन और इक्वल टू 10 सेमी कोलन आई प्लस प्लस, और अंदर आपका स्टेटमेंट होगा प्रिंट एफ बैकस्लैश एन परसेंटेज डी कॉमा आई, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब अगर मैं आपको सी डबल प्लस में ही करने को कहूं तो सी डबल प्लस हमें इसमें भी दो ऑप्शंस देती है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सी वाला है, इंट आई लिख दें, फिर कह दें फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, लूप के अंदर आप कह दें सी आउट आई, और न्यू लाइन की जगह जैसा आपको पता है एंडल आ सकता है। इतना समझ आ रहा है दोनों का फॉर लूप। अब नया क्या है, नया सी डबल प्लस में यह है कि अगर आप चाहें तो आप फॉर में डायरेक्टली कह सकते हैं इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। कहने का मतलब आप फॉर लूप में ही आई को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ऊपर वाले स्टाइल में आप देखें तो डिक्लेरेशन अलग हो रहा है, इनिशियलाइजेशन अलग हो रहा है कि नहीं, है ना। जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो दोनों को एक साथ कर रहा है। वी आर परफॉर्मिंग डिक्लेरेशन as well as initialization together. Is this clear? ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात गौर से सुनिएगा। अब सवाल आता है ये जो आई वेरिएबल है, लूप खत्म होने के बाद क्या हमें आई मिलेगा? जब लूप खत्म हो जाएगा और हम लूप से बाहर आकर लिखेंगे सी आउट आई, तो क्या हमें ये आई मिलेगा? विल वी गेट दिस आई व्हेन द लूप इज ओवर? तो इसके दो जवाब है, इसके दो जवाब है, गौर से सुनिएगा। इसका जवाब यस है और इसका जवाब नो है, सी प्लस प्लस के अलग अलग वर्जन पे। आपने लास्ट लेक्चर अगर अटेंड करा हो तो सी प्लस प्लस में एक क्लासिक सी प्लस प्लस है और एक मॉडर्न सी प्लस प्लस है, पढ़ा है। मॉडर्न सी प्लस प्लस में याद रखिएगा एरर आएगी, और क्लासिक सी प्लस प्लस में आपको आई की लूप के बाहर वैल्यू मिलेगी 11। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यानी जो मॉडर्न सी प्लस प्लस है वो कहती है वेरिएबल declared in for loop, variable declared in for loop will be destroyed as the loop finishes. ये मॉडर्न सी प्लस प्लस का कहना है। अगर कोई वेरिएबल फॉर में डिक्लेयर करा जाएगा तो वो वेरिएबल फॉर के खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लासिक सी डबल प्लस का कहना है variables which are declared in for loop, variables which are declared in for loop will exist even after loop is over. इसलिए इस सी आउट आई के दो अलग अलग आंसर्स हैं। टर्बो में चलाएंगे तो 11 आएगा और जीसीसी में चलाएंगे तो कोड कंपाइल भी नहीं होगा। रहेगा याद? डिफरेंस क्लियर हुआ? चलो आगे।
चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस नंबर 13। सी लैंग्वेज में मुझे इस कोड का आउटपुट बताइए जरा। इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 20, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b, c इक्वल टू a माइनस b, प्रिंटफ परसेंटेज d कॉमा c। जल्दी बताइए। ये कोड चलाने पर हमें स्क्रीन पे क्या आउटपुट मिलेगा? वेरी गुड। जो पहला वाला स्टेटमेंट है c इक्वल टू a प्लस b, वो हमें आउटपुट देगा 30। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो हमें आउटपुट देगा -10। अल्टीमेटली 30 ओवरराइड हो जाएगा -10 से, तो आंसर -10 ही आएगा। यही है ना? फाइनल आंसर -10 आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कुछ ऐसा करिए कि c इक्वल टू a माइनस बी चले ही ना। कुछ ऐसा करिए कि ये c इक्वल टू a माइनस बी एग्जीक्यूट ही ना हो, ये कोड में हो लेकिन एग्जीक्यूट ना हो। तो आपको याद होगा ऐसा करने के लिए हम लैंग्वेज में कमेंट्स लगाते हैं। अगर हम चाहते हैं कोई लाइन प्रोग्राम में दिखे जरूर बट कंपाइलर उसे नजरअंदाज कर दे, कंपाइलर उसे इग्नोर कर दे, तो हम इस लाइन को कमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। और ये करने के लिए आपको सी लैंग्वेज में ऑप्शन मिलता है कुछ ऐसा, जहां आपने लिखा हुआ है c इक्वल टू a प्लस बी, c इक्वल टू a माइनस बी, उसमें a माइनस बी के स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश और स्टार लगाइए और एंडिंग में लगा दीजिए स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो कमेंट हो जाएगा इससे दीपांकर, जो आप मुझे सजेशन दे रहे हो उससे कमेंट हो जाएगा क्या, या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बदल जाएगा? आपका सलाह जो सजेशन है उससे सिर्फ ऑर्डर बदलेगा। मैं तो चाहता हूं लाइन चले ही ना, ऑर्डर नहीं बदलना, मुझे वो लाइन चलवानी ही नहीं है। तो फिर सी प्लस प्लस मुझे जवाब देती है या सी मुझे जवाब देगी इस लाइन को आप कमेंट्स में कन्वर्ट कर दें। अब अगर हम लोग सी वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे तो आंसर 30 आएगा। जल्दी बोलें, आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट आपका कन्वर्ट हो गया इनटू कमेंट। हो गया है। दिस लाइन इज नाउ कमेंटेड। राइट? और जो लाइनें कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, कंपाइलर्स उन लाइनों को कंपाइल नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें रन नहीं करता। यस और नो? ठीक है, अब यही काम सी प्लस प्लस में कैसे करेंगे आप, ध्यान दें। तो सी डबल प्लस में अगर आपको किसी लाइन को कमेंट आउट करना है तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं दो। वॉच केयरफुली। पहला ऑप्शन है, आप बिल्कुल सी लैंग्वेज के स्टाइल में c इक्वल टू a माइनस बी वाली लाइन के स्टार्टिंग में लगाएं फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, और एंडिंग में लगाएं स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। ऐसा करने पर सी वाली लाइन कमेंट आउट हो जाएगी। दूसरा तरीका, आपको अगर c इक्वल टू a माइनस बी को कमेंट आउट करवाना है तो आप इसके स्टार्टिंग में लगा दीजिए डबल फॉरवर्ड स्लैश। ऐसा करके भी ये लाइन को आप कमेंट आउट कर सकते हैं। ये वाला कमेंट क्या कहलाता है? ये वाला कमेंट कहलाता है मल्टी लाइन कमेंट। कारण आप इससे मल्टीपल लाइंस को एक साथ कमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये वाला कमेंट क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जिस लाइन के आगे लगेगा बस वही लाइन कमेंट्स में कन्वर्ट होगी। यस और नो? आ रहा है समझ?
अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सी लैंग्वेज में आपको याद होगा, आप जब मेन लिखते थे तो मेन की रिटर्न टाइप वॉइड रखा करते थे, रखते थे। ये मेन की रिटर्न टाइप होती है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेन विल रिटर्न नथिंग टू इट्स कॉलर। कौन है मेन का कॉलर? कौन है मेन का कॉलर? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। नाउ वॉच केयरफुली। जब आप सी डबल प्लस में माइग्रेट करते हैं तो जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट चेंज मेन में देखने को मिलता है वो ये कि अब आपका मेन फंक्शन वॉइड ना होकर हुआ करेगा इंट मेन, और लास्ट में अपन लोग लिखा करेंगे रिटर्न 0। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली क्या क्या चेंजेस हुए। नंबर 1, सी प्लस प्लस में मेन की रिटर्न टाइप इंटीजर मानी गई है, राइट। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि सी प्लस प्लस में मेन अपना काम खत्म हो जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। सी प्लस प्लस में मेन अपना काम खत्म हो जाने के बाद मेन विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू दो तरीके की होगी, या तो 0 और या तो 1। याद कीजिए, अगर आपने आज से 3 लेक्चर पहले का लेक्चर अटेंड करा होगा तो जो मैं बोल रहा हूं सब आपको सुना सुना लगेगा। ये वैल्यू दो में से कोई एक वैल्यू होगी, या तो 0 और या तो 1। अगर आप यहां से 0 रिटर्न कराते हैं तो इसका मतलब है आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कन्वे कर रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं गई, कोई परेशानी नहीं गई और प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ। जबकि आप 1 अगर रिटर्न कराते हैं तो हम ये मानते हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, और आप इस बात को इंडिकेट करेंगे बाय राइटिंग रिटर्न 1 दैट इज फेलियर। अभी ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर आप कौन सी दिक्कत की बात कर रहे हैं। मैं जिस दिक्कत की बात कर रहा हूं वो आपको अपने कोर्स के आखिरी चैप्टर में पहुंच कर आएगी, जब आप पढ़ेंगे सी डबल प्लस में फाइल हैंडलिंग और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब ये चैप्टर स्टार्ट होंगे तब आपको पहली बार पता चलेगा कौन सी दिक्कत की बात मैं कर रहा हूं। तब तक के लिए बस इतना याद रखिए, सी डबल प्लस ये मानती है कि अगर आप हेलो भी लिखते हैं अपने प्रोग्राम में तो हेलो लिखने के बाद ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कन्वे करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गई और प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो गया। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं तो फिर सी डबल प्लस में एक सिंपल सा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, क्या स्टाइल होगा अगर हम इस प्रोग्राम को सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करें तो। आई होप आपको याद होगा ये आपका सी लैंग्वेज का बेसिक कोड हुआ करता था। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, और फिर यहां पर आप लिखते थे clr scr, फिर आप लिखते थे printf hello, फिर आप लिखते थे get ch। अगर मैं आपसे कहता हूं इस कोड को कन्वर्ट करिए आप इनटू सी प्लस प्लस लैंग्वेज तो इसके दो कन्वर्जन बनेंगे, याद रखिएगा। इफ आई आस्क यू टू कन्वर्ट दिस कोड इनटू सी प्लस प्लस लैंग्वेज आपको दो कन्वर्जन सी प्लस प्लस में करने पड़ेंगे। अगर आप ये कोड टर्बो कंपाइलर पे लिखते हैं, क्लासिक सी डबल प्लस में लिखते हैं, तो देखिए ये कोड कैसे लिखा जाएगा। अगर ये क्लासिक सी डबल प्लस में लिखा जाता है, टाइटल भी डाल देता हूं मैं, क्लासिक सी प्लस प्लस मतलब टर्बो कंपाइलर। तो ये टर्बो कंपाइलर में लिखा जाएगा कुछ ऐसे, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। टर्बो में conio.h होती है, बिल्कुल सी प्लस प्लस दोनों में।
बिल्कुल दोनों में। ये हो जाएगा इंट मेन, अंदर आएगा CLR SCR, सी आउट हेलो, गेट CH, और लास्ट में आएगा रिटर्न 0। ये क्लासिक C++ का स्टाइल है। अगर मैं आपसे कहता हूं इसी को आप मॉडर्न C++ में कन्वर्ट करो जरा, अगर यही कोड GCC पे लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? तो अभी आपको GCC की सारी बातें समझ नहीं आएंगी, है ना, वो तब समझ में आएंगी जब हम मॉडर्न C++ पे जंप करेंगे। बट सीख लीजिए, अगर आप ये मॉडर्न C++ में लिखते हैं, कंपाइलर आप यूज करते हैं GCC या MingW या CLang, कोई भी कंपाइलर आप यूज करते हैं, तो आपका लिखने का तरीका आई होप याद होगा, .h हट जाता है, याद है? एक नई चीज यहां आ जाती है जिसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करा था ये वर्ड कि नेम स्पेस नाम का एक कॉन्सेप्ट खूब लगता है, और मॉडर्न C++ में यानी GCC कंपाइलर में conio.h भी नहीं होती है। आई रिपीट, GCC कंपाइलर में conio.h का भी कोई बिल्ट इन सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप मॉडर्न C++ में हेलो प्रिंट करेंगे तो जो आपको राइट साइड में कोड दिख रहा है वैसे प्रिंट होगा। हम लोग कब पढ़ेंगे मॉडर्न C++? हम पढ़ेंगे जब हम पहुंचेंगे डिस्ट्रक्टर चैप्टर के बाद। जब तक डिस्ट्रक्टर नहीं आता है तब तक हम क्लासिक C++ में काम करेंगे। एक बार डिस्ट्रक्टर स्टार्ट हो गया, डिस्ट्रक्टर खत्म हो गया सॉरी, तो डिस्ट्रक्टर के खत्म होते ही फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स मॉडर्न C++ लैंग्वेज। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? इतने डिफरेंसेस आपको आने चाहिए बिफोर यू माइग्रेट फ्रॉम C टुवर्ड्स C++। अब इसके बाद जो डिफरेंसेस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में हमारी बातचीत स्टार्ट होगी फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। तो अब आपको याद होगा मैंने आपसे परसों कुछ कहा था, ठीक है? अब ट्यूसडे से मैं आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। मेक श्योर आप दो चीजें जरूर पढ़ के आए, नंबर 1 फंक्शंस, नंबर 2 स्ट्रक्चर। ये दो चीजें याद से रिवाइज करके आइएगा, राइट? फीस क्या होगी, क्लासेस कब कब लगेंगी, ये सब आप अपने ग्रुप में पूछें, एडमिन्स आपको जवाब देंगे। सारी डिटेल्स आपको शेड्यूल से रिलेटेड एडमिन से मिल जाएगी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पे पूछिए। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आंसर्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, वहां आप लोग पूछें जरूर, ठीक है? जिनको बैकअप चाहिए वो टॉपिक्स के नाम डाल दें ग्रुप में, एडमिन आपको बता देंगे बैकअप कैसे अरेंज हो पाएगा। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बिल्कुल। तो अब आप जब अगले लेक्चर में आएंगे तो क्या रिवाइज करके आएंगे, जल्दी बताइए। जब अगले लेक्चर में आएंगे तो याद से फंक्शन और स्ट्रक्चर रिवाइज करके आइएगा। अगला लेक्चर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर होगा।